तो कल्पना कीजिए कि एक इंसान को ना एक ऐसे विशाल बुफे में छोड़ दिया गया है जहां खाने के असीमित विकल्प मौजूद हैं और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ, और अगर हम विकासवाद या एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग हमेशा से उन चीजों को खोजने के लिए प्रोग्राम किया गया है जो प्रकृति में मुश्किल से मिलती हैं। बिल्कुल, जैसे कि हाई कैलोरी खाना या कोई भी ऐसा इनाम जो आसानी से नहीं मिलता। सही बात है। लेकिन जरा सोचिए क्या होता है जब इंसान को किसी ऐसी चीज की असीमित और 24 घंटे पहुंच मिल जाए जो मानव इतिहास में हमेशा से दुर्लभ रही है और बेहद निजी भी। ये वाकई में आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन अध्ययन में हम इसी सवाल की गहराई में जाने वाले हैं। हमारे पास जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में छपा 2019 का एक बहुत ही विस्तृत सिस्टमैटिक रिव्यू है जी, और ये रिव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम उस दुनिया का वैज्ञानिक दरवाजा खटखटाएंगे जिस पर अक्सर दबी जबान में बात होती है, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी। हमें यह समझना है कि इसका अत्यधिक उपयोग कब महज एक आदत से आगे बढ़कर एक लत या एडिक्शन का रूप ले लेता है। और ये भी कि ये दिमाग के हार्डवेयर को कैसे बदलता है, क्योंकि देखिए इस विषय का वैज्ञानिक पहलू इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि मेडिकल साइंस खुद एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। बदलाव से आपका मतलब क्या है? मतलब कुछ साल पहले तक लत या एडिक्शन शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में किसी केमिकल, ड्रग्स या शराब का ख्याल आता था। ये माना जाता था कि एडिक्शन के लिए शरीर के अंदर किसी बाहरी पदार्थ का जाना जरूरी है। हाँ, मतलब कोई फिजिकल चीज खानी या पीनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन अब मनोवैज्ञानिक बिहेवियरल एडिक्शन यानी व्यवहार की लत को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जुआ खेलने की लत है। गैम्बलिंग। हाँ, गैम्बलिंग को मनोरोगों के मुख्य मैनुअल DSM-5 में एक बाकायदा बीमारी के रूप में शामिल किया गया है। ये साबित करता है कि सिर्फ एक स्क्रीन या कोई खास व्यवहार भी दिमाग के अंदर बिल्कुल वही केमिकल तूफान पैदा कर सकता है जो कोई कोकेन या हेरोइन कर सकती है। एकदम सही। कोई भी ड्रग जो कर सकता है, व्यवहार भी वही कर सकता है। बाप रे, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है कि व्यवहार भी एक ड्रग की तरह काम कर सकता है। तो अगर हम इस शोध के डेटा को देखें तो एक सवाल उठता है कि ये चीज अचानक से इतनी आम कैसे हो गई। इसके लिए अध्ययन में एक बहुत ही सटीक टर्म का इस्तेमाल किया गया है, AAA प्रभाव। AAA यानी एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एनोनिमिटी। हाँ, यानी आसानी से पहुंच, सस्ती कीमत और गुमनामी। आज स्मार्टफोन के कारण ये सब हर किसी की मुट्ठी में है। बिल्कुल, और डेटा ये भी बताता है कि 1999 के बाद से 18 से 26 वर्ष की युवा महिलाओं में इसके उपयोग की दर 3 गुना बढ़ गई है। जी, 3 गुना। जबकि जो पुरुष 1963 और 1972 के बीच जन्मे थे उनका उपयोग लगभग स्थिर ही रहा है। ऐसा क्यों? देखिए 1999 का साल यहाँ बहुत अहम है क्योंकि ये वही समय था जब हाई स्पीड इंटरनेट और ब्रॉडबैंड आम लोगों के घरों तक पहुंचने लगा था। जो चीज पहले खोजना मुश्किल था वो अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर थी। सही बात है। लेकिन जब हम इसी अध्ययन में लत के आंकड़ों की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास या कहूं तो पैराडॉक्स सामने आता है। हाँ, वो ऑस्ट्रेलियाई सर्वे वाला डेटा। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में एक सर्वे किया गया जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों से बात की गई, लेकिन परिणाम क्या रहे? केवल 1.2% महिलाओं और 4.4% पुरुषों ने खुद को इसका आदी माना, जो कि बहुत ही कम नंबर है। वही तो मेरा सवाल यह है कि अगर इंटरनेट पर इतना ज्यादा उपयोग हो रहा है तो इतने कम लोग खुद को एडिक्ट क्यों मान रहे हैं? क्या सर्वे में लोग सच छिपा रहे हैं या उन्हें वाकई पता ही नहीं है कि वे किसी लत का शिकार हो चुके हैं? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसमें दोनों ही बातें शामिल हैं। सबसे बड़ी रुकावट तो शर्म या टैबू है। समाज का डर। हाँ, सेल्फ रिपोर्टिंग वाले सर्वे में जब किसी व्यक्ति से उसके बेहद निजी व्यवहार के बारे में पूछा जाता है तो समाज के डर से सच सामने नहीं आ पाता। लेकिन इससे भी बड़ी एक वैज्ञानिक समस्या है। वो क्या? लत की कोई स्पष्ट मेडिकल परिभाषा का न होना। स्पष्ट परिभाषा से आपका क्या मतलब है? मतलब क्या मेडिकल साइंस ये तय नहीं कर पाया है कि कितनी बार देखना नॉर्मल है और कितना एडिक्शन? ठीक यही बात है। जब तक किसी इंसान की नौकरी न चली जाए या रिश्ते पूरी तरह से न टूट जाएं, तब तक कोई खुद को आदी नहीं मानता। लोग शायद इसे नॉर्मलाइज कर देते हैं। बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ रोजमर्रा के स्ट्रेस को कम कर रहा हूं। जब साइंस की दुनिया में ही इस बात पर बहस चल रही है कि इसका पैमाना क्या होना चाहिए, तो एक आम इंसान खुद को एक मरीज कैसे मान सकता है? हाँ, ये तो है। इसी वजह से सर्वे के आंकड़े और असलियत में जमीन आसमान का फर्क होता है।
एकदम सही। खैर, अगर डेटा में ये समस्या इतनी छिपी हुई है तो चलिए इसे व्यवहार के चश्मे से हटाकर सीधे बायोलॉजी के नजरिए से देखते हैं। जरूर। ये ट्रिपल ए प्रभाव असल में दिमाग के अंदर काम कैसे करता है? इस शोध में एक शब्द है जिसने मेरा ध्यान खींचा, सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। हाँ, ये शब्द नोबेल पुरस्कार विजेता निकोलास टिनबर्गन का है। इसका मतलब है कोई ऐसी बनावटी या आर्टिफिशियल चीज जो हमारे प्राकृतिक रिस्पॉन्स पर पूरी तरह हावी हो जाए, राइट? बिल्कुल, और ये इस पूरे अध्ययन का सबसे अहम हिस्सा है। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दुनिया की सबसे तेज कृत्रिम स्वाद वाली और चीनी से भरी हुई कैंडी खा ली है। अच्छा। तो उसका दिमाग उस भयानक मिठास और स्वाद से पूरी तरह झंझना जाता है। अब उसके तुरंत बाद अगर उसे एक साधारण, प्राकृतिक और ताजा सेब खाने को दिया जाए तो वो सेब उसे बिल्कुल फीका और बेस्वाद लगेगा। एग्जैक्टली। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि क्या यही सेम चीज ये 2D स्क्रीन्स इंसान के दिमाग के साथ कर रही हैं? ये कैंडी और सेब वाला उदाहरण न्यूरोबायोलॉजी को समझने के लिए एकदम सटीक है। जब हम सुपरनॉर्मल स्टिमुलस की बात करते हैं तो हम दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम या इनाम प्रणाली की बात कर रहे होते हैं। मतलब जहां से हमें खुशी मिलती है। हाँ, जब कोई व्यक्ति लगातार बिल्कुल नए, असीमित और आर्टिफिशियल दृश्यों को देखता है तो उसके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिग्डाला में डोपामीन का एक भारी सैलाब आ जाता है। डोपामीन का फ्लड? जी, मेडिकल भाषा में इस शुरुआती फेज को सेंसिटाइजेशन कहते हैं। सेंसिटाइजेशन यानी दिमाग किसी एक खास तरह के कंटेंट या स्क्रीन के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। जी हाँ, दिमाग उस खास क्यू या ट्रिगर के लिए बहुत तेज रिस्पॉन्स देने लगता है। लेकिन क्या? लेकिन हमारा दिमाग लगातार इतने हाई डोपामाइन को बर्दाश्त करने के लिए नहीं बना है। इसलिए खुद को इस ओवरलोड से बचाने के लिए दिमाग एक दूसरी प्रक्रिया शुरू करता है जिसे डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। अच्छा, तो वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, वो अपने खुद के डोपामाइन रिसेप्टर्स को कम कर देता है। मतलब वो अपने ही सर्किट को धीमा कर रहा है ताकि ब्लास्ट ना हो जाए। एकदम सही। और यहीं पर वो फीके सेब वाली बात आती है। जब रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी, प्राकृतिक रिश्ते या यहाँ तक कि इंसान की सामान्य यौन इच्छाएं कमजोर पड़ जाती हैं। बाप रे। व्यक्ति में उस खास कृत्रिम दृश्य के प्रति चाहत या वांटिंग तो बहुत ज्यादा होती है, वो खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन असल जिंदगी की सामान्य पसंद या खुशी पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये तो डरावना है। शोध में यह भी बताया गया है कि ये सब सिर्फ डोपामाइन तक सीमित नहीं है, इसमें डॉर्सल सिंगुलेट नाम के एक हिस्से का जिक्र है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या यही हिस्सा है जो इस पूरे चक्र को एक मजबूत आदत में बदल देता है? हाँ, डॉर्सल सिंगुलेट हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो किसी नई चीज की उम्मीद और उसे आदत बनाने के बीच एक पुल का काम करता है। एक ब्रिज की तरह। जी, जब ये आर्टिफिशियल दृश्य बार बार देखे जाते हैं तो ये हिस्सा उसे एक पक्की आदत में लॉक कर देता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात एमआरआई स्कैन में सामने आई है। क्या मिला एमआरआई में? अत्यधिक उपयोग करने वालों के दिमाग में ग्रे मैटर की मात्रा कम पाई गई है। एक सेकंड रुकिए, ग्रे मैटर में कमी? क्या आप ये कह रहे हैं कि इंसान के दिमाग का एक हिस्सा सचमुच सिकुड़ रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसका असल जिंदगी में क्या असर होता है? देखिए, ग्रे मैटर दिमाग का वो हिस्सा है जो निर्णय लेने यानी डिसीजन मेकिंग और खुद पर नियंत्रण रखने का काम करता है। इम्पल्स कंट्रोल। हाँ, अगर ग्रे मैटर कम हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि उस व्यक्ति का अपनी ही इच्छाओं और आवेगों पर कंट्रोल कमजोर हो रहा है। वो जानते हुए भी कि ये गलत है, खुद को रोक नहीं पाएगा। ये तो किसी लत में फंसे इंसान की सबसे बड़ी निशानी है। और बात सिर्फ ग्रे मैटर की नहीं है, उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसे हम HPA एक्सिस कहते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। बिल्कुल सही, उसमें भी बड़ी खराबी आ जाती है। ये HP एक्सिस स्क्रीन देखने से कैसे जुड़ा है? आमतौर पे स्ट्रेस रिस्पॉन्स का मतलब तो किसी खतरे से लड़ना या भागना होता है ना, फाइट और फ्लाइट। जी, लेकिन लत के मामलों में जब ये HPA एक्सिस खराब हो जाता है तो व्यक्ति रोजमर्रा के छोटे छोटे तनावों को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा। जब भी उसे कोई स्ट्रेस होता है, चाहे वो काम का हो या किसी रिश्ते का, तो उसका दिमाग उस स्ट्रेस से निपटने के बजाय तुरंत एक एस्केप या बचाव का रास्ता ढूंढता है। और वो रास्ता क्या है? वही स्क्रीन। बिल्कुल, वही स्क्रीन जो उसे कुछ पलों के लिए भारी मात्रा में डोपामाइन दे सकती है। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जो स्ट्रेस से शुरू होता है और उसी लत पर जाके खत्म होता है। तो कुल मिलाकर दिमाग का हार्डवेयर पूरी तरह रिवायर हो चुका है, उसका सेल्फ कंट्रोल कम हो गया है और स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम टूट गया है। जी हाँ। अगर दिमाग इस हद तक बदल जाता है तो असल जिंदगी और रिश्तों पर इसका क्या असर होता है? अध्ययन में जो आंकड़े हैं ना, वे सचमुच हैरान करने वाले हैं। हाँ, इसके परिणाम असल जिंदगी में बहुत गंभीर होते हैं।
इसमें बताया गया है कि युवा पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मामलों में भारी वृद्धि देखी गई है। और जो बात सबसे अजीब है वो ये कि जिन लोगों को अकेले में स्क्रीन के सामने ऐसी कोई शारीरिक समस्या नहीं होती, हाँ, वे अक्सर किसी असली इंसान के साथ इस समस्या का सामना करते हैं। ऐसा क्यों? असली इंसान के प्रति रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो पिक्सल्स और स्क्रीन के प्रति रिस्पॉन्स देने के लिए प्रोग्राम हो चुका है। मतलब उसे वो सुपर नॉर्मल स्टिमुलस चाहिए। बिल्कुल। असल जिंदगी के रिश्ते बहुत जटिल होते हैं, उनमें कमियां होती हैं, भावनाएं होती हैं, संवाद होता है। एक ऐसा दिमाग जो सुपरनॉर्मल स्टिमुलस का आदी हो चुका है, उसके लिए असल जिंदगी बहुत धीमी और बोरिंग हो जाती है। इसी से जुड़ी एक और चीज का जिक्र है इसमें, मनोवैज्ञानिक असंतोष या साइकोसेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा लगता है कि स्क्रीन की वो परफेक्ट दुनिया इंसान को खुद से नफरत करना सिखा रही है। लोग अपने या अपने पार्टनर के शरीर से असंतुष्ट रहने लगते हैं। उन पे परफॉर्मेंस का एक अजीब सा दबाव रहता है। एकदम सही बात है। और एक टर्म और है, ऑनलाइन डिसोसिएशन, जहां इंसान स्क्रीन के सामने बैठते ही खुद को वास्तविकता, समय और अपनी भावनाओं से पूरी तरह अलग कर लेता है। या डिसोसिएशन या वास्तविकता से कट जाना किसी भी एडिक्शन का क्लासिक लक्षण है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका असर रिश्तों पर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा शराब या मारिजुआना की लत का होता है। मारिजुआना की तरह। हाँ, इसके साथ एक गहरी गोपनीयता या सीक्रेसी जुड़ जाती है। व्यक्ति झूठ बोलने लगता है, खुद को कमरे में बंद कर लेता है। धीरे धीरे ये गोपनीयता रिश्तों में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है। और जब इंसान इस तरह समाज और अपनों से कट जाता है तो एंजाइटी और डिप्रेशन का आना तो तय है। बिल्कुल तय है। तो अगर ये लत दिमाग के हार्डवेयर को इतना बदल रही है और रिश्तों को इस हद तक खोखला कर रही है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि मेडिकल कम्युनिटी से लेकर क्या कर रही है। ये एक बहुत ही विवादित विषय रहा है। वही तो, इसे किसी कोकीन एपिडेमिक की तरह गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा। अध्ययन में मनोरोगों की दो सबसे बड़ी नियमावलियों DSM-5 और ICD-11 के बीच एक बड़ी बहस का जिक्र है। DSM-5 ने इसे एक बीमारी के रूप में शामिल करने से इनकार कर दिया। क्यों? अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन का तर्क था कि अभी इसके न्यूरोलॉजिकल प्रभावों पर पर्याप्त लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है। सिर्फ डेटा की कमी नहीं, इसके पीछे एक और बड़ा कारण था कानूनी डर। कानूनी डर? कैसा डर? उन्हें ये चिंता थी कि अगर इसे एक आधिकारिक मानसिक बीमारी घोषित कर दिया गया तो लोग गंभीर आपराधिक मामलों में इस लत का इस्तेमाल अपने बचाव या डिफेंस के रूप में कर सकते हैं। मतलब वो कोर्ट में कहेंगे कि मैं तो बीमार हूं, मेरा अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं था। एग्जैक्टली, यही चिंता थी। बाप रे, ये तो बहुत ही जटिल स्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के आगामी ICD-11 मैनुअल में इसे शामिल किया जा रहा है, राइट? बिल्कुल। WHO इसे कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर के नाम से शामिल कर रहा है। कंपल्सिव मतलब जहां खुद पर काबू ना रहे। हाँ, उनका मानना है कि जब किसी व्यक्ति का अपने व्यवहार पर नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो जाए और उसकी जिंदगी के बाकी हिस्से बर्बाद होने लगे तो उसे इलाज की जरूरत है, चाहे उसे जो भी नाम दिया जाए। तो चलिए अब इलाज पर बात करते हैं। अगर ये सच में दिमाग के रसायनों की समस्या है और एक ड्रग एडिक्शन जैसी है, तो क्या कोई ऐसी दवा नहीं है जो इसे ठीक कर सके? दवाओं पर काफी रिसर्च हुई है। स्रोत के अनुसार अवसाद के लिए दी जाने वाली सामान्य दवाएं जैसे SSRIs, मसलन पैरोक्सेटिन, इसमें पूरी तरह विफल रही हैं। हाँ, SSRIs इसमें काम नहीं करती। हालांकि नैल्ट्रेक्सोन नाम की एक दवा से कुछ सकारात्मक परिणाम मिले हैं। ऐसा क्यों? देखिए, SSRIs इसलिए काम नहीं करती क्योंकि ये सिर्फ मूड या डिप्रेशन की समस्या नहीं है, ये रिवॉर्ड सिस्टम की समस्या है। डोपामाइन वाले सिस्टम की? हाँ, वही नैल्ट्रेक्सोन लत से जुड़ी खुशी या जो यूफोरिया होता है उसे ब्लॉक कर देती है। अच्छा, तो वो हाई फील नहीं होता? बिल्कुल। जब दिमाग को वो तीव्र सुख नहीं मिलता तो क्रेविंग या लालसा धीरे धीरे कम होने लगती है। तो क्या सिर्फ दवा खाकर या फिर बस इंटरनेट का कनेक्शन बंद करके इसे नहीं रोका जा सकता? इसमें थेरेपी की क्या जरूरत है? ये इतना आसान नहीं है। अध्ययन में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT और खास तौर पर एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी यानी ACT का जिक्र है। जी। मुझे ये एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता वाली बात समझ नहीं आई। इंसान को तो अपनी आदत सुधारनी है ना, उसे एक्सेप्ट क्यों करना है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। सबसे पहली बात, आज की दुनिया में इंटरनेट बंद करने का मतलब है समाज से, नौकरी से और पढ़ाई से कट जाना। हाँ, आप इंटरनेट के बिना तो कुछ नहीं कर सकते आज। यह शराब की कहानी है कि बॉटल उठाई और घर से बाहर फेंक दी। इंटरनेट हर इंसान के जीवन का जरूरी हिस्सा है, इसलिए आपको उसी माहौल में रहकर खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा। सही बात है, डिजिटल दुनिया में आप इंटरनेट से भाग नहीं सकते, आपको स्क्रीन तो देखनी ही पड़ेगी। और जहां तक बात थेरेपी और एक्सेप्टेंस की है, दवाएं डोपामाइन को ब्लॉक कर सकती हैं, लेकिन वे उस इंसान के दिमाग में बैठे शर्म और अपराध बोध को ब्लॉक नहीं कर सकती। ये अपराध बोध या गिल्ट एडिक्शन को कैसे प्रभावित करता है?
जब कोई व्यक्ति इस लत का शिकार होता है तो वह हर बार इसे देखने के बाद खुद से नफरत करता है। या खुद से नफरत करना या शर्म उसके अंदर एक गहरा तनाव पैदा करती है। और जैसा कि हमने पहले स्ट्रेस रिस्पॉन्स HPA एक्सिस के बारे में बात की थी, मुझे समझ आ रहा है। जब व्यक्ति तनाव में होता है तो वह सुकून पाने के लिए वापस उसी स्क्रीन की तरफ भागता है। बाप रे, मतलब शर्म से स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस से बचने के लिए इंसान वापस उसी लत की तरफ जाता है जिससे शर्म पैदा हुई थी। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला लूप है। बिल्कुल, यहीं पर एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट्स थेरेपी यानी ACT काम आती है। एक्सेप्टेंस का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हाँ मैं एडिक्ट हूँ और ये ठीक है। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी भावनाओं, अपने ट्रिगर्स और अपनी कमजोरियों को बिना खुद को कोसे, बिना खुद से नफरत किए समझना। खुद को माफ करना सीखना। हाँ, जब तक वो अपराध बोध का बोझ कम नहीं होगा, स्ट्रेस कम नहीं होगा। और जब स्ट्रेस कम होता है तभी एक व्यक्ति अपनी ऊर्जा को, अपनी आदतों को बदलने और अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्यों की ओर मोड़ने में सक्षम हो पाता है। यानी कमिटमेंट। बिल्कुल, लंबे समय तक टिकने वाले सुधार के लिए खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। आज की इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो ये है कि इसे सिर्फ एक कमजोर इच्छा शक्ति या बुरी आदत मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। जी, ये सिर्फ आदत नहीं है, एक बहुत ही जटिल संगम है हमारी आधुनिक AAA संस्कृति का, हमारे दिमाग की न्यूरोबायोलॉजी का और हमारी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का। एकदम सही कहा आपने। जिस विकासवादी तंत्र ने हमारे दिमाग को शिकार करने और सरवाइव करने के लिए बनाया था, इंटरनेट की इस असीमित दुनिया ने उसे पूरी तरह से हैक कर लिया है। और ये अध्ययन हम सभी के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हम सूचनाओं और डिजिटल उत्तेजना की एक ऐसी बाढ़ के बीच जी रहे हैं जहां हर ऐप, हर स्क्रीन इंसान का ध्यान खींचने के लिए डिजाइन की गई है। बिल्कुल। ऐसे में क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच बहुत जरूरी है। हमें ये सोचना होगा कि हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं या तकनीक हमारा इस्तेमाल कर रही है। जब तक हम इसके न्यूरोलॉजिकल पहलुओं को नहीं समझेंगे, हम एक स्वस्थ डिजिटल वातावरण नहीं बना पाएंगे। सही मायने में ये डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और इस गहन अध्ययन को समाप्त करने से पहले सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार है जो स्रोत सामग्री के इस डेटा से ही उपजा है, लेकिन हमें भविष्य की एक डरावनी झलक दिखाता है। अच्छा, आज हमने 2D स्क्रीन्स यानी फोन और लैपटॉप पर देखे जाने वाले सुपर नॉर्मल स्टिमुलस की बात की, हाँ, जिसने इंसान के डोपामीन सिस्टम और दिमाग की वायरिंग को इतना बदल दिया कि लोग असली जिंदगी से कटने लगे। अब जरा भविष्य की ओर देखिए। अगले कुछ ही सालों में वर्चुअल रियलिटी या VR और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कृत्रिम दुनिया को इतना जीवंत बना देंगे कि उसे असली दुनिया से अलग पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये तो बहुत ही चिंताजनक विचार है। अगर सिर्फ एक 2D स्क्रीन, वो भी हमारे इंटरनेट के शुरुआती दौर में, इंसान के दिमाग की आदत पड़ने की प्रक्रिया को इतना हाईजैक कर सकती है, तो जरा सोचिए जब इंसान उस पूरी तरह से डूबे हुए 3D आभासी ब्रह्मांड में कदम रखेगा, तब हमारे दिमाग के इस विकासवादी तंत्र का क्या होगा। सच में ये सोचने वाली बात है। क्या हम उस असीमित और अति वास्तविक बफे के सामने खुद पर नियंत्रण रख पाएंगे, या हमारी प्राकृतिक वास्तविकता हमेशा के लिए फीकी पड़ जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए।